ये कैमरा तेरा है बेटा? इसका है? कोई बात नहीं, बढ़िया है। आप तालियां बजाए। मैं भाई संजय खत्री को आवाज देना चाहता हूँ 4 पंक्तियों के साथ कि हंसी की कीमत खुद रोकर समझता हूँ, पाने की चाह को कुछ खोकर समझता हूँ, और आपके चेहरे पर यह हंसी बनी रहे इसलिए हर वक्त में खुद को एक जोकर समझता हूँ। क्या जोरदार तालियां बजाए भाई संजय खत्री। संजय खत्री मेरा नाम है। एक वो अभागा संजय था जिसने महाभारत का युद्ध देखा। मैं भाग्यशाली संजय हूँ, मैं महान भारत देख रहा हूँ। एक वो संजय था जिसके सामने एक भ्रष्ट राष्ट्र था। मैं सौभाग्यशाली संजय हूँ, मैं महान राष्ट्र देख रहा हूँ। अच्छा, एक बार हाथ खड़े करके बताइए कौन कौन मुझे यहाँ सुनने के लिए आया है। मैं आभार व्यक्त करता हूं। तो ये कह ही रहे थे कि कई जगह तो मुझे दिखाने के लिए लेके जाते हैं। मैं कह रहा हूं, मैं आया जब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहे हैं। हालांकि मुझे इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं है। प्रीति पांडे की कसम खा के कह रहा हूं ये बात। मैं आया जब से कह रहे हैं तो सुंदर है, सुंदर। ये कलर यदि भाई साहब आपको इतना ही पसंद है तो आप ले लो। मैं कोई दूसरी व्यवस्था करूंगा लाल, हरा, पीला, नीला। और मैं इस पावन पुनीत मंच से रितेश जी की मौजूदगी में उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके आने वाली 7 पीढ़ियां इसी कलर की हो। ये जीवन तो व्यर्थ हुआ भाई साहब। मैं उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि अगले जन्म में मेरे लिए करवा चौथ का व्रत आप ही रखें। अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता। मैं कह रहा हूं, मैं आया जब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहा है। हालांकि मुझे इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं है, क्योंकि कर्ण की भांति मैंने कभी दान नहीं दिया, कद का अपने मुख से कभी बखान नहीं किया, और मन की सुंदरता ने तोड़ा है आईनों के भरम को, और मैंने अपनी सुंदरता का कभी अभिमान नहीं किया। आदरणीय भाई साहब मेरे बड़े भाई हैं और मैं इनका छोटा भाई। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रावण का छोटा भाई विभीषण था, बाली का छोटा भाई सुग्रीव, प्रमोद महाजन के छोटे भाई प्रवीण महाजन थे, और इन तमाम बड़े भाइयों के सामाजिक उत्थान में हम छोटे भाइयों का बहुत बड़ा योगदान था। हालांकि मेरा ऐसा कोई विचार नहीं, क्योंकि पुष्प कभी श्रद्धा के अर्पण नहीं कर पाया, एकलव्य की भांति कभी समर्पण नहीं कर पाया। आप तो साथ रहे सदा मेरे राम की भांति, मैं ये अभागा कभी लक्ष्मण नहीं बन पाया। वाह वाह वाह। ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूँ साहब। इंदौर से 27 किलोमीटर दूर बेटमा नाम का एक महाद्वीप है। हाँ महाद्वीप, मैं वहां पर आ जाता हूँ। आज रितेश जी और अतुल भैया के विशेष निवेदन पर यहाँ उपलब्ध हुआ हूँ। मुझसे पहले आपने कई सुंदर कवि देखे होंगे, मैं उन सब में ज्यादा सुंदर था, इसलिए मेरा नंबर जरा देरी से आया। मेरे कलर के बारे में तमाम प्रकार की बातें कई बार भाई साहब आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दो कि इस दुनिया में जितने भी काले लोग हैं उन्होंने बहुत नाम कमाया। नेल्सन मंडेला, सेरेना विलियम्स, विवियन रिचर्ड, ब्रायन लारा, बराक ओबामा, द्रौपदी मुर्मू, पीटी उषा, हार्दिक पांड्या, कपिल देव, विनोद कामली, सुरेंद्र दुबे, शंभू शिखर, नरेंद्र नखेत्री, संजय खत्री। अगला नंबर अपने ही है। और वो विवियन रिचर्ड तो नीला गुप्ता के सहयोग से भारत को एक तोहफा भी देके गया। सही बता रहा हूँ अतुल भैया, वो तो मेरा वेस्ट इंडीज जाना नहीं हो रहा है, वरना उसका तोहफा मुझसे ब्याज समेत लौटा कर आ रहा है। ये भी देशभक्ति है, और मैं तो सच्चा देशभक्त हूँ, क्योंकि अंधेरों के लिए उजाले अच्छे, भूखों के लिए निवाले अच्छे, और सफेद फौज देशद्रोहियों की भीड़ में हम देशभक्त काले अच्छे। और सफेद फौज देशद्रोही इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि एक सफेद फौज खड़ा होकर कह देता है कि मेरी गर्दन पर छुरी रख दो तो भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। समस्या ये नहीं कि उस बेवकूफ नालायक ने बात कही, गलती हमसे हुई। जिस वक्त उसने बात कही वो छुरी यदि उसकी गर्दन की बजाय जुबान पर रख दी होती, ये समस्या ही खड़ी नहीं होती। और ये समस्या तब और ज्यादा बढ़ गई जब देश के छोटे से छोटे कलमकार ने उसके विरोध में बड़ी बड़ी पंक्तियां लिख दी। मैंने तो केवल 4 पंक्तियां लिखी और आपको लग जाए कि ठीक ठाक हो गई है, यहाँ से वहां तक तालियों का एक हुजूम खड़ा कर दीजिएगा।
मैंने कहा कि हर पिता को अपनी वसीयत बच्चों में बांट देनी चाहिए, गलती कोई भी करे उसे डांट देनी चाहिए, और जो जुबा भारत माता की जय ना बोले, मेरा कहना जुबा को ही काट देनी चाहिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आंदोलन समाप्त। हाँ? अपनी देशभक्ति इतनी है और क्या आगे से कह रहे ये तो काला है, ये तो काला है। भाई साहब आप तो बता दो, मैं रितेश भैया जैसा हसीन खूबसूरत होता तो आपको कौन सी मुझसे शादी करनी थी? किया जा रहा ये तो काला है। सबकी अपनी अपनी कहानियां थी। अच्छा हाँ, सबकी अपनी अपनी कहानियां थी, कुछ आपकी तो कुछ हमारी भी दीवानियां थी। हाँ तो आप क्या समझ रहे हो? सबकी अपनी अपनी कहानियां थी, कुछ आपकी तो कुछ हमारी भी दीवानियां थी, और आप इतिहास भूल गए, आपको पता नहीं है शायद अकेले काले कृष्ण कन्हैया की 16,000 पटरानियां थी। इन सब कवियों का जन्म हुआ है और मेरा अवतार हुआ है। आप सभी भाग्यशाली लोग हैं कि आज आपको इस अवतारी पुरुष के दर्शन प्राप्त हुए, और मैं तो बचपन से प्रतिभावान हूं। हाँ, क्योंकि मैं लोगों के अंदर प्रतिभा कूट कूट कर भरी होती, मेरे अंदर से प्रतिभा कूट कूट कर निकाली गई। क्योंकि मेरी क्लास टीचर का नाम प्रमीला था और उनकी बेटी का नाम प्रतिभा था, जिसे मैं बचपन से पसंद करता था। हालांकि प्रतिभा की ये बात तब मालूम पड़ी जब उसके बच्चे मुझे मामा करने लायक हो गए। मुझे तो याद है क्लास में शिक्षक आया और आते मुझे खड़ा करा कर तू प्रतिभावान है? मैंने कहा बिल्कुल है। तो क्या चल बता के सबसे ज्यादा बर्फ कहाँ गिरती है? तो मैंने कहा विस्की के गिलास में। वो नाराज हो गया, क्योंकि तू तो प्रतिभा के नाम पे गाली। मैंने क्या गाली सर हिंसा को अहिंसा में परिवर्तित करने में सहायक होती है। अच्छा तो क्या गाली कहाँ हिंसा को अहिंसा में परिवर्तित करने में सहायक होती है? मैंने क्या बिल्कुल होती है। तो क्या सिद्ध करके बता। मैंने कहा कि अत्यधिक क्रोध आने पर शारीरिक रूप से हिंसा न करते हुए शाब्दिक रूप से की जाने वाली हिंसात्मक कार्रवाई के लिए कुछ चुनिंदा शब्दों का समूह, जिसके उच्चारण के बाद मन को असीम शांति का अनुभव होता है, उसे गाली कहते हैं। लेकिन इतने में वो कहा मानने वाला था। उसके बाद वो जिद पड़ गया कि अब तू इसे उर्दू में परिभाषित कर। तो मैंने कहा कि बेइंतहा गुस्से की हालत में जिस्मानी तौर से तशद्दुद करने की बजाय जुबानी तौर से की जाने वाली लफ्ज़ कार्रवाई के मुंतकिब अल्फाज गलीचा, अंदाज बशीता, लहजा कुरिया और असलीता सफिया की मजबूरी का इस्तेमाल, जिसकी अतायगी के बाद इत्मीनान और सुकून की नाकाबिले बयां कैफियत से दिल बेहरापर हो जाता है, उसे गाली कहते हैं। अब तुम ढंग से ताली बजाओ, नहीं तो तुम्हें तमिल और मलयालम में भी सुना सकता हूं। मैं कह रहा हूं, मैं आज जब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहे हैं। अच्छा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, मैं तो हुई मजेदार। मेरा जन्म ही मजे मजे में हो गया। मेरे जन्म के बाद मेरे पिताजी ने मेरी माताजी से कहा कि ये क्या मजाक है। मैं कह रहा हूं, मैं आज अच्छा एक बार ताली बजाओ। मैं कह रहा हूँ तुझे मेरे साथ घटनाएं दुर्घटनाएं घटित होती। अभी सुबह उतरा मैं रतलाम रेलवे स्टेशन पे, तो एक जूते की पॉलिश वाला क्या कहने लगा भाई साहब पॉलिश करवा लो। मैंने कहा रहने दे यार, प्रोग्राम में जाना है। जिद पड़ गया, कहने लगा करवा लो भाई साहब, ऐसी करूंगा कि जूते में आपका मुंह दिखाई दे रहा। ये राहुल शर्मा मेरे साथ था, कहने लगा रहने दे, क्यों झूठ बोलता है, इसका तो कांच में भी दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ। मैं और मेरी पत्नी बाजार गए, पत्नी ने जिद करी कि मुझे जनरल स्टोर से कुछ सामान खरीदना। मैंने कहा चलो। दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने पूछा भाभी जी क्या चाहिए? पत्नी ने कहा नेल पॉलिश। दुकानदार ने फिर प्रश्न किया भाभी जी कौन सा कलर के दिखाऊं? पत्नी ने कहा इसकी। अच्छा, कलर का नाम सुनते थोड़ी भावुक हो गई कि जब पति चुनने में ही कलर नहीं देखा तो नेल पॉलिश में क्या कलर देखना है? दुकानदार समझता है शायद सुखेड़े गए था। कहने लगा बहन जी ईश्वर अवसर बार बार नहीं देता, उस समय अवसर नहीं दिया, इस समय अवसर दिया है, अवसर का लाभ उठाइए, बताइए कौन से कलर के दिखाऊं? पत्नी ने कहा स्किन कलर के दिखा दो। अच्छा, दुकानदार मजाक के मूड में तत्काल पूछ पड़ा भाभी जी किसके स्किन के कलर के दिखाऊं? आपकी के भाई साहब के स्किन के कलर की है। मुझे तो लोग सलाह भी उल्टी उल्टी देते,
मेरा एक मित्र कहने लगा संजय भाई ऐसे ऐसे नाखून घिसा करो। मैंने कहा क्यों? तो क्या ऐसे ऐसे नाखून घिसने से बाल काले और घने हो जाते हैं। मैंने कहा भाई ये अपना तो सब कुछ काला, तू तो सफेद करने के लिए बता। ये अतुल भी बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाते हैं। मुझे याद है या तो दूसरी मंजिल पे ठहरा था, वो कलकत्ता प्रोग्राम में लेके गया, 13वीं मंजिल पे ठहरा है मैं, भाई साहब और ये प्रीति पांडे जी। दुर्घटना वहां भी घटित हुई। इत्तेफाक से उस होटल में आग लग गई तो फायर ब्रिगेड वाले सबको बारी बारी से फेंकने लगे। सबसे पहले फेंका भाई साहब को 4-6 लोगों ने झेल लिया। उसके बाद फेंका प्रीति पांडे को, तो झेलने वालों में उड़ बच गई। उसके बाद मुझे फेंका, हालांकि मुझे झेलने के लिए 12-15 लोग लगे, किंतु झेलते ही नीचे से चिल्लाए, अरे जले में खुदा मत फेंको रे। ताली बजा रही है। मैं तो बेटवा में रहता हूँ, नदी तालाब में नहाने वाला व्यक्ति। पहली बार गांव के तालाब में जाके कूदा तो सारे जीव जंतु बाहर हो गए, के अंदर अंधेरे ही अंधेरा हो गया। ये मुंबई एक प्रोग्राम में लेके गए जिस होटल में ठहराया हुआ स्विमिंग पूल। अच्छा स्विमिंग पूल मैंने पहली बार देखा क्या दौड़ा दौड़ा गया और कूद गया, तो वो जितने लोग नहा रहे थे वो बाहर हो गए। वो स्विमर दौड़ा दौड़ा है कि क्या हुआ कि आदमी कलर छोड़ रहा है। मुझे स्विमिंग पूल से बाहर निकाल दिया गया। भाई साहब मैं उदास होकर बैठ गया। उन्होंने समझाया कि तू क्यों उदास होता है, चल तुझे मैं सनबाग दिला कर लाता हूँ। ये लेके गए मुझे जूह बीच पे। मैं भी अर्धनग्न अवस्था में मलिका शेरावत स्टाइल में टॉवल वगैरह लपेट कर लेट गया। चूंकि निरंतर यात्राओं में था, थका हुआ था, नींद लग गई। क्या देखता हूँ कि थोड़ी देर में आसपास के जितने भी चील कौवे सब मेरे पास आकर बैठ गए। एक से इन्होंने फिर पूछा कि क्या हुआ, तो क्या हमारा देवता मर गया है? भाई साहब जनरली लोग नाम और चेहरे से पहचाने जाते हैं। मैं विश्व में एकमात्र ऐसा इंसान हूं जो केवल अपने दांतों से पहचाना जाता हूं, क्योंकि अंधेरे में यही दिखाई देते हैं। मेरे विवाह के बाद जब मेरे बच्चे गोरे बूरे हो तो आसपास के लोगों से शंका पैदा हो। मैं सही बता रहा हूँ जितेश जी? मेरे विवाह के बाद जब बच्चे गोरू आसपास को, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश सरकार तक चिंतित हो गई। ये प्रजाति धीरे धीरे नष्ट हो रही है, इसकी सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने तत्काल एक पत्र केंद्र सरकार को लिखा मुझे Z+ सुरक्षा दिलाने के लिए। हंसने की बात नहीं है साहब, जब इस सहिष्णु देश में असहिष्णुता की बात करने वाले देश के गद्दारों को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जा सकती है, तो मेरे जैसे कलमकार को क्यों नहीं की जा सकती है? मेरी तो यह स्थिति है कि अगर अंधेरे में खड़ा हूं तो गिलहरियां और छिपकलियां मेरे ऊपर चढ़ जाती है। अच्छा प्रोग्रामों में जाऊं तो कई लोग तो मुझे बोरिंग मशीन वाला समझते हैं, अलर्ट। हाँ? अभी आया तो 2-4 जने वो पानी ना चेक करने वाले को लेने चले गए। जब ये बोरिंग वाला आ गया तो हाईलैंड वाला आ गया तो बोरिंग ही करवा ले। ये रितेश जी चिंतित हो गए कि यार लाला आप लोग को कवि सम्मेलन कराना है, कोई बोरिंग थोड़ी कराना है। तो कहनी ये कवि है, तो अच्छा कवि ऐसे भी होते हैं। अभी मैं बता दूं, अभी पिछली बार वेस्ट इंडीज मैच जीती तो लोग मेरे घर बधाई देने आ गए कि बधाई है बधाई। मैंने क्या हुआ तो कि वेस्ट इंडीज मैच जीत गई। मैंने कहा इससे मेरा क्या योगदान? तो कहनी पैदाइश तो वही क्यों, डिलीवर गलत जगह हो गया। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ मंडल अध्यक्ष जी आपको कि आपने प्रोग्राम शनिवार के दिन नहीं रखा। यदि शनिवार के दिन रखा था तो मैं तो आ ही नहीं सकता था। आने की बात छोड़ो, शनिवार के दिन मैं घर से बाहर नहीं निकलता। घर से बाहर निकलूं तो मोहल्ले की ओर तो मुझे शनिवार समझ कर तेज चला जाती है। अगरबत्ती कान में खोज जाती, धूपबत्ती सर में ठोक जाती है। आज शनिवार थोड़ी आप तेज चला मेरा। आप एक बार तालियां बजाएं। स्वागत है सर। कलर के मामले में साड़ू भाई है तुम्हारा है। ये साड़ू भाई तो ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे एक ही भट्टे की ईंट है हम दो ही। अच्छा तेरे मालूम
बस फर्क ये है कि ये 2 ईंटें है ना, ज्यादा पका गई तो लाल की बजाय काली हो गई। बहुत परेशान हो भैया आप, सही है। अरे बस इतना मत कर। नहीं क्या करेगा इन फोटो, बता। अच्छा तो देखो मालूम, फोटो खींचने की आदत किसको होती है? जिसको रात में दूसरों के घर में ताका झांकी की आदत होती है। तो मैं कह रहा हूं ना कि महिलाएं मेरे सर पे तेल चढ़ा जाती है, अगरबत्ती सिर में ठोक, कान में ठोक जाती है, धूपबत्ती सर में ठोक जाती है। और मैं महिलाओं का तुझे बहुत सम्मान करता हूँ जी नहीं, आप भी क्या करो। रितेश जी अगर अपनी पत्नी का अपन सम्मान नहीं करें तो पड़ोसी करने लग जाते हैं। वाह, ये ज्ञान की बात आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ। अच्छा, मिलते जुलते शब्द होते हैं, एक होता है माइक और एक होती है वाइफ। माइक के सामने आप बोल सकते हो, वाइफ के सामने एक भी नहीं बोल रहा है। माइक की आवाज को कम में ज्यादा किया जा सकता, वाइफ में सुविधा नहीं होती। मेरा माइक यदि खराब हो जाए, ये संचालक महोदय अतुल जी व्यास खुशी खुशी स्वेच्छा से अपना माइक मुझे सौंप देंगे। हाँ, हो सकता है किसी को सुबह तक समझ में आए, क्योंकि मामला महिलाओं का। अच्छा, मेरा तो मेरी पत्नी से एक दिन साधारण सा प्रश्न कर लिया, मैंने क्या पता भगवान ने करण में मर गया तो किसके साथ रहेगी। पहले तो वो दहाड़े मार मार के रोने लगी, फिर मैंने उसे समझाया कि देख आज नहीं तो कल ये होना है, तो कल्पना करके भगवान ने करण में मर गया तो किसके साथ रहेगी। उसने कहा कि वो है नहीं, प्रतापगढ़ में मेरी बहन रहती है प्रीति, मैं तो उसके साथ रहूंगी। बात आई गई होगी, कुछ दिनों बाद उसने मुझसे प्रश्न किया कि क्या भगवान ने करण कभी मैं पहले मर गई तो आप किसके साथ रहोगे। कितने समझदार है यार आप लोग। मैंने कहा मेरा मन भी तेरी छोटी बहन के साथ ही रहने का है। अब भाई साहब ये वही लोग ताली बजा रहे हैं जिनका मन मेरे मन से मिलता है। नहीं, महिलाओं के बारे में क्या। और भैया मैं बता दूं, आपने इतना काला काला कह दिया, मेरी पत्नी मेरी बिल्कुल बुराई नहीं करती है। हाँ, नहीं सही बता रहा हूँ। उसे जब कभी मेरी तारीफ करना आती है तो कहती है आज आप कितने चॉकलेटी लग रहे हो। हाँ, वो मेरे कलर के लिए इतनी चिंतित रहती है। सही बता रहा हूँ रितेश भैया, तो वो एक बार मेरे को भोपाल में डॉक्टर के पास लेके गई कि चलो तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं। मैंने कहा रहने दे, कुछ नहीं होगा। कि नहीं मैं आपकी प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं। मैंने कहा इसमें खर्चा बहुत आएगा। तो वो कहने लगे कि आप चिंता मत करो, मैं अपना सुहाग भेज दूंगी। आप गलत समझ रहे हो, मंगलसूत्र का कह रही थी, मेरे को कौन खरीदे। तो नहीं मानी साहब, लेके गई डॉक्टर से, कहा कि इनकी प्लास्टिक सर्जरी करा। मैं पूरा चेकअप वेकअप करा। डॉक्टर ने कहा कि डॉक्टर मैडम इसमें खर्चा 10 लाख रुपए आएगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो बहुत ज्यादा है। तो कहते नहीं, प्लास्टिक सर्जरी में इतना ही आता। मैं कहा कि कुछ कम करो, कि प्लास्टिक सर्जरी में कम नहीं होता। तो पीछे से पत्नी बोले कभी डॉक्टर साहब प्लास्टिक मैं ला दूं तो। मैं कह रहा हूँ बहन जी, मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ, और वो इसलिए क्योंकि जनरली करवा चौथ का व्रत महिलाएं रात में खोलती है, मेरी पत्नी दिन में खोलती है। कारण क्या मैं बताता हूँ कि चुपचाप सहते हैं, नहीं कुछ कहते हैं, इस दिन हम कोई सफाई नहीं लेते, और भूख मारती है जब भी व्रत करती है, कभी कभी चंद्रमा सुझाई नहीं देते हैं। तो मैंने कहा सारी घंटियों का प्राण प्रिय प्रभु को भी रात में सुनाई नहीं देते हैं। तो पत्नी बोली तोड़ लेती हूँ मैं व्रत दिन में ही, नाथ अब रात में दिखाई नहीं देते। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं महिला का बहुत सम्मान करता हूँ। अच्छा, मैं जिस प्रोग्राम में जाऊँ उस प्रोग्राम में मुझे पुरुष देख के खुश होती हो, महिलाएं सब खुश हो जाती है। यहाँ भी सब खुश नजर आ रही है। हाँ, महिलाएं खुश हो जाती है और वो सोचती है कि अपने वाला कम से कम ढंग का तो है। मैं सही बता। अच्छा, मेरे साथ तो समस्या तुम क्या, मैं अगर किसी महिला की तरफ देखूं तो देखो काला कट कैसे घूर घूर के देख रहा है, वो नहीं देखूं तो देखो काला कट देख नहीं रहा है।
अब मैं आया जब से इसी समस्या में उलझे पड़ा हूं कि सामने बैठी हुई महिलाएं मुझे हंस के देख रही कि देख के हंस रही है। सही बता रहा हूँ रितेश भैया, कभी कभी सोचता हूँ कि आत्महत्या कर लूं, पर फिर यह सोच के रुक जाता हूँ कि इस देश में मेरे जैसे हसीन खूबसूरत चेहरे बच्चे ही कितने हैं। ये गोरा काला कुछ नहीं होता है साहब। सच तो यह है कि समझदार मकान मालिक जब भी कोई सुंदर और भव्य मकान का निर्माण करता है तो उस मकान को बुरी नजर से बचाने के लिए काली मटकी पर टांग देता है। मैं सुंदर से मंच को बुरी नजर से बचाने के लिए काली मटकी के रूप में सजाया गया है। मैं चाहता तो किसी को भी हंसी का पात्र बनाकर अपना काम कर सकता था, पर मेरा जमीर मुझे इस बात के लिए गवारा नहीं करता। बहुत आसान होता है साहब दूसरों पर हंसना, दूसरों का मजाक उड़ाना, मुश्किल होता है खुद पर हंसना। और ये मुश्किल काम यदि मैंने पूरी ईमानदारी से किया है तो एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर मुझे आदेशित करे तो मैं मां सरस्वती का सबसे छोटा बेटा अब इन बड़े कलमकारों के बीच कविता की कुछ पंक्तियां रखकर अपना स्थान लेना चाहूंगा। तब मैं कहना चाहता हूं जितनी संख्या में पुरुष मौजूद है हो सकता है उससे कुछ संख्या में महिलाएं मौजूद है, पर मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए मेरी 2 बहनें यहाँ मौजूद है। तब मैं कहना चाहता हूं साहब पूरा देश लगाए बेटी बचाओ में। मैं कहना चाहता हूं कोई जरूरत नहीं बेटी बचाने की। हम बेटे किस काम के? पंखे साफ करने के लिए क्या कूलर में पानी भरने के लिए? तुम्हारे पक्ष की बात कर रहा हूं, ताली बजा, नीचे से मत बोल। क्या कोई जरूरत नहीं बेटी बचाने की। अगर बचाना है तो इन बेटों को बचाओ बेटों को कुसंस्कारों से, कुआधारों से, कुविचारों से। जिस दिन ये बेटे कुसंस्कार, कुआधार, कुविचार से बच गए उस दिन ये बेटियां खुद ब खुद बच जाएगी। तब मैं कहना चाहता हूँ क्या होती है बेटियां कि समस्याएं रोज नहीं खड़ी हो जाती है, समस्याएं रोज नहीं खड़ी हो जाती है, पैरों की पायल ही खड़ी हो जाती है। और हंसती खेलती हुई अच्छी लगती थी आंगन में। पता नहीं क्यों बेटियां इतनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं, पता नहीं क्यों बेटियां इतनी जल्दी बड़ी हो जाती और है वो पूंजी जिसकी कभी भरपाई नहीं होती, जिसमें से जुदा कभी नहीं इसकी परछाई होती। और कहने को होती है धन पराया, लेकिन एक बेटी है जो कभी पराई नहीं होती। तब मैं कहना चाहता हूँ साहब के आईने से कभी पूछना सच्चाई क्या होती है। आईना झूठ नहीं बोलता, आईना सच को दर्शाता है। कि आईने से कभी पूछना सच्चाई क्या होती है, बेवा से कभी पूछना शहनाई क्या होती है। और बेटे की चंद सांसों के लिए असमत भी बेच दी जिसने, उस माँ से कभी पूछना दवाई क्या होती है। और भूखे ही सो जाते हैं जिसके बच्चे निवाले की आस में, उस मजदूर से कभी पूछना कि एक दिन की कमाई क्या होती है। आईने से कभी पूछना सच्चाई क्या होती है।